हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का 2024 का जो पेपर है उसे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सारे के सारे 150 क्वेश्चंस आज के इस सेशन में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए फटाफट से आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, which type of product in the BCG matrix has a low market share in a low growth market and may generate low or negative return। तो बीसीजी मैट्रिक्स बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने हमें एक मैट्रिक्स दिया है। इसमें आपके चार तरीके के प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं: स्टार्स, डॉग्स, क्वेश्चन मार्क और कैश काउज। ऐसे प्रोडक्ट जिनका मार्केट शेयर भी कम है और जिस मार्केट में वो है वहां पे भी ग्रोथ कम है, ऐसे प्रोडक्ट्स को नाम दिया जाता है डॉग्स का। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ऐसे प्रोडक्ट्स को ऑफन कंपनी जो है डिसकंटिन्यू कर देती है, डाइवेस्ट कर देती है ऐसे बिजनेसेस को। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। To the next question, which industry is most likely to use skimming pricing for a new product launch? तो प्रोडक्ट स्किमिंग प्राइसिंग आपके पास वो वाली प्राइसिंग रहती है जहां इनिशियली आप प्राइस थोड़ा सा हाई सेट करते हैं, ज्यादा सेट कर लेते हैं और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रॉफिट पे बेचते हैं। और ये चीज हमें देखने को मिलती है इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे आपके जो नई टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनका इनिशियली प्राइस हाई रखा जाता है, ज्यादा पैसे आपको देकर ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदना पड़ता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। चलिए, अगला सवाल है, अरेंज द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस इन लॉजिकल ऑर्डर। तो मार्केटिंग का जो रिसर्च का प्रोसेस है आपको उसे करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करना है जी। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले आप अपने प्रॉब्लम और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे। उसके बाद आपका रिसर्च का प्लान तैयार करेंगे, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट कर देंगे आपके रिपोर्ट वगैरह के अंदर। और ये सीक्वेंसिंग हमें देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी का यहाँ पे बन जाएगा। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which is an industry where differential pricing based on customer characteristics is commonly applied? तो कस्टमर के हिसाब से दाम अलग अलग हो जाते हैं। रेस्टोरेंट, एयरलाइन, ग्रोसरी स्टोर्स और गैस स्टेशन। अब देखो, रेस्टोरेंट में, ग्रोसरी स्टोर में, गैस स्टेशन में जनरली आपके दाम सेम ही रहेंगे। बट जो हमारे एयरलाइंस होते हैं उनके अंदर आपको अलग अलग दाम देखने को मिल सकते हैं, अलग अलग प्राइसिंग आपको देखने को मिल सकती है। आप कभी पहले बुक करा रहे हैं तो हो सकता है सस्ती भी आपको टिकट मिल जाए, बाद में महंगी मिले। और बाद में भी डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या क्या सर्विसेज चूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आपका प्राइस यहाँ पे अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनेगा वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का बनेगा, एयरलाइंस का यहाँ पे आंसर बनेगा। चलिए, अगला सवाल, हु इज ऑफन क्रेडिटेड विद डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है प्यारे दोस्तों वो जुड़ा है एडवर्ड डेमिंग से। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी का बन जाएगा। अगला सवाल, पी और क्यू पार्टनर्स हैं जी, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:3 की रेशो में। उन्होंने आर को भी एडमिट कर लिया, उसको 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट वो देने वाले हैं। और कैसे आ रहा है उसके पास ये शेयर? 1/5 आपके पास पी से आ रहा है, या फिर मैं कह सकता हूँ 2/10 पी से आ रहा है। और 1/10 जो है वो यहाँ पे आपका क्यू से आ रहा है। आपको नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पे बतानी है। अब देखो, पी का पहले शेयर था 5/8, इसमें से 2/10 उसने दे दिया। तो अब यहाँ पे उसका बाकी कितना शेयर बचा ये आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे इसको? अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन को सॉल्व करना आई होप आपको आता है। 34 डिवाइडेड बाय 80 करके ये आपका यहाँ पे बनेगा। और इसके अलावा यहाँ पे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करते हैं क्यू की, तो क्यू के पास पहले शेयर था 3/8 का। अब 1/10 उसने दे दिया। अब इस फ्रैक्शन को भी सॉल्व कीजिए, 30 माइनस 8, 22 डिवाइडेड बाय 80 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास जो आर का शेयर है वो ऑलरेडी गिवन है, वो 3/10 है। 3/10 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करके 24/80 भी लिख सकते हैं। तो रेशो अपने पास क्या बन गई? 34:22:24। इसको फर्दर 2 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके 17:11:22 भी लिख सकते हैं। और ये चीज हमें देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ऑप्शन डी आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। चलो, अगला सवाल, रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड बीइंग अर्न्ड एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन। तो रेवेन्यू को आप नॉर्मली कब रिकॉग्नाइज करते हो?
देखो जी, आपका रेवेन्यू आप अपनी किताबों में रिकॉग्नाइज कर लेते हो जब आपने गुड्स को डिलीवर कर दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको कैश कब रिसीव हुआ ये मतलब नहीं है। आपने जैसे ही गुड्स डिलीवर कर दिए आप अपना डेटा रिकॉर्ड कर लेते हो और रेवेन्यू यहाँ पे आपकी किताबों में आ जाता है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, व्हेन अ कंपनी इज वाउंड अप, ऑल मेंबर्स हु सीज टू बी शेयर होल्डर्स विद इन अ ईयर बिफोर द वाइंडिंग अप आर प्लेस्ड इन। अब जब कंपनी बंद हो रही होती है ना, और जब कंपनी के पास पैसों का शॉर्टेज हो जाता है, तो उस केस में शेयर होल्डर से पैसे मंगाए जाते हैं। और अगर शेयर होल्डर पैसे नहीं दे पा रहे तो हम देखते हैं कि कोई ऐसा शेयर होल्डर तो नहीं है जो पिछले एक साल में कंपनी छोड़ के भाग गया हो। अगर कोई ऐसा शेयर होल्डर है तो फिर उसको पकड़ लिया जाता है। ऐसे शेयर होल्डर्स को बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी बोला जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। चलो जी अगला सवाल, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन अ कंपनी हैज द फॉलोइंग लायबिलिटीज। ये लायबिलिटीज है जी। आपको बताना है कौन से ऑर्डर में इन लायबिलिटीज की पेमेंट यहाँ पे की जाएगी। तो सबसे पहले तो हमारे जी लीगल एक्सपेंसेस और लिक्विडेशन का खर्चा जो है वो आने चाहिए। इसके बाद क्रेडिटर्स आएंगे और लास्ट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएंगे। और ये चीज हमें जो देखने को मिल रही है ना, ये ऑप्शन नंबर डी के अंदर देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर डी का आंसर यहाँ पे हमारे पास बनेगा। चलिए अगला सवाल, इट इज गिवन दैट द नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अमाउंट टू रुपीज 90,000। The share capital consists of 10,000 shares of rupees 5 each on which rupees 2 per shares are paid. The intrinsic value per equity share is। तो देखो जी, 90,000 के हमारे पास जो है एसेट्स पड़े हुए हैं, और यहाँ पे शेयर्स हमने कितने इशू किए हुए, 10,000 के शेयर्स इशू किए हुए हैं। तो हर एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी? तो हर एक शेयर की अगर आपको नेट एसेट वैल्यू निकालनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, तो सीधा सीधा 9 रुपए पर शेयर ये आपकी निकल जाएगी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का सीधा सीधा बन जाएगा। चलो अगला सवाल है जी, अंडर द कस्टम्स ड्यूटी इन सम केसेस फॉर स्पेसिफाइड गुड्स टेरिफ वैल्यूज आर फिक्स्ड बाय। तो कई बार कुछ गुड्स स्पेसिफाइड होता है जिसपे आपका जो टेरिफ का वैल्यू है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है। और सीधा सीधा आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका सीधा सीधा पूछ रहा है कि प्रोहिबिटेड गुड्स को कस्टम्स ड्यूटी एक्ट के कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया। तो सेक्शन 2 के अंदर आपकी डेफिनेशन रहती है जी। और प्रोहिबिटेड गुड्स की डेफिनेशन आपकी सेक्शन 233 के अंदर दे रखी है। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला सवाल, रिफंड क्लेम्स अप टू ₹10 लाख आर अप्रूव्ड बाय। तो सवाल बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल हो गया और इनकम टैक्स के रूल से जुड़ा हुआ सवाल हो गया। इतना हाई लेवल का सवाल नॉर्मली एक्सपेक्टेड नहीं रहता है। फिलहाल अगर 10 लाख का आपका रिफंड क्लेम है तो इसका जो अप्रूवल है आपको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से मिलता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए का यहाँ पे बनेगा। तो ऐसे सवालों को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहले प्रिपेयर नहीं कर सकते, बट हाँ कुछ ऐसे सवाल आपके एग्जामिनेशन में आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। चलो अगला सवाल है जी, perquisites allowed by the government to its employees posted abroad will be। अब देखो जी, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, अब्रॉड में पोस्टेड है, तो ऐसे perquisites अगर उसको कोई मिल रहा है तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि वो एग्जाम्प्ट होते हैं, दे आर फुली टैक्स फ्री। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। चलो अगला सवाल, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विल बी। हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू बतानी है जी। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, रेंट रिसीव्ड और म्यूनिसिपल टैक्सेस आपको दे रखे हैं। तो इनमें से जो भी सबसे ज्यादा है वही बेसिकली आपकी यहाँ पे एनुअल वैल्यू बनेगी। क्योंकि यहाँ पे इनमें आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है रेंट रिसीव्ड, 2,40,000, तो ये आपकी एनुअल वैल्यू बन जाएगी। इसमें से आपको आपके म्यूनिसिपल टैक्सेस को घटाना पड़ेगा, म्यूनिसिपल टैक्सेस को घटाना पड़ेगा, और फिर आपकी यहाँ पे जो फाइनल एनएवी है वो निकल कर आ जाएगी 2,24,000 की। और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास जो बनेगा जी, ऑप्शन नंबर डी का आंसर बनेगा। चलिए अगला सवाल है, रैंडम सैंपल मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ सैंपलिंग बिकॉज। देखो रैंडम सैंपल मेथड को बेस्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सभी आइटम्स का बराबर बराबर चांस होता है कि किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, रैंडमली कोई भी आपका सेलेक्ट हो सकता है। तो आपकी सिलेक्शन यहाँ पे अनबायस्ड हो जाती है। तो दिस इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ रैंडम सैंपलिंग मेथड, और करेक्ट आंसर इसीलिए ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे बनेगा। चलो अगला सवाल है, whose statement is the following, stratified random sampling balances the uncertainty of random sampling against the bias of deliberate selection।
सीधा सीधा फैक्चुअल सवाल है जी, अगर आपने स्टेटिस्टिक्स में डेफिनेशंस को याद किया है तो ही आंसर हो सकता है। फिलहाल इसका आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रोमैन का। अगला सवाल, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑलवेज। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो हमारी लाई करती है -1 से +1 के बीच में। बहुत ही सीधा डायरेक्ट सवाल है। आंसर अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का सीधा सीधा बन जाएगा। चलिए तो आते हैं अगले सवाल पे। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड स्टेटिस्टिक्स बी अरेंज्ड। तो हमारा जो वर्ड है स्टेटिस्टिक्स, उसके लेटर्स को आप कितने तरीके से यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। तो देखो जी, स्टेटिस्टिक्स वर्ड के अंदर आपके पास टोटल लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स हैं आपके पास। अब ये 10 लेटर्स को अगर आपको अरेंज करना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको इसका करना है, तो 10 फैक्टोरियल आपका यहाँ पे नंबर ऑफ वेज हो सकता है। बट इसमें कुछ लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, सेम है। जैसे एस आपका 3 बार रिपीट हो रहा है, टी आपका अगेन 3 बार रिपीट हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास आई जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीट जो हो रहे हैं, इसकी वजह से आपने डिवाइड किया 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से। एस 3 बार, टी 3 बार और आई आपका 2 बार। इसके बेसिस पे आपका जो आंसर बनेगा वो आपको कंप्यूट करना है, सॉल्व करना है। और देखो इतना सीधा तो आंसर आएगा नहीं ना, 50,400 यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर निकल कर आएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है। अ बैग कंटेन्स 5 white 4 black 7 yellow and 6 red balls. What is the probability of drawing a black or a red ball at random? तो देखो ब्लैक 4 है, रेड 6 है, तो टोटल 10 हमारे पास हो सकती हैं। ये हमारे फेवरेबल केसेस। टोटल बॉल्स हमारे पास हैं 5 + 4 + 7 + 6। तो इसका टोटल अगर आपने किया तो ये कितना बना? 22 का बन गया। 10/22 सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे हमारा बन रहा है। चलो अगला सवाल, इन विच ईयर वाज द एशियन डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश्ड। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक प्यारे दोस्तों काफी पुराना है, 1966 में यहाँ पे इसे सेटअप किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी का यहाँ पे बनेगा। चलो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इज एक्सक्लूसिवली एसोसिएटेड विद एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जेम एंड ज्वेलरी आइटम। तो देखो जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और जेम एंड ज्वेलरी आइटम्स में से इनमें से कौन सा जुड़ा होगा? तो यहाँ पे हमारे पास जो जुड़ा हुआ है इनमें से वो है ऑप्शन नंबर ए, सांता क्रूज। हालांकि थोड़ा सा सवाल का लेवल डीप हो गया, इतना डीप नहीं पूछना चाहिए था, बट उन्होंने पूछा है और इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। मैं फिर से ये बोलूंगा, एग्जामिनेशन में सारे सवाल आप आंसर नहीं कर सकते और इसीलिए आप अपनी तरफ से प्रिपरेशन पूरा करके जाइए। अगर आप ही आधा प्रिपरेशन करके जाएंगे, आधे सवाल आपको वैसे ही नहीं आते होंगे, तो एग्जामिनेशन में जाकर काफी दिक्कत हो जाती है। अगला सवाल, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ का प्राइमरी पर्पस क्या है जी? बताइए। डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाना चाहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है क्या? नहीं जी, उसे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करना है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री ट्रेड। और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी का जो आंसर है वो यहाँ पे बन जाता है। अगला सवाल, which of the following holds that a country can increase its wealth by encouraging exports and discouraging import। तो देखो जी, आपकी वेल्थ को बढ़ाना है, गोल्ड इकट्ठा करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट को कम करना है, ये चीजें कहीं ना कहीं आपकी मर्केंटलिज्म अप्रोच से जुड़ी हुई हैं और इसीलिए आंसर मेरे पास ऑप्शन नंबर ए का यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल, व्हाट डिस्टिंग्विशेस एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम अदर मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो एफडीआई कैसे अलग है बाकी मोड से, ये आपको यहाँ पे बताना है। इसमें क्या रिस्क कम रहता है, ज्यादा रहता है, क्या केवल ट्रेड करते हो, क्या ट्रांसफर रिलेटेड चॉइसेस होती हैं? तो देखो जी, एफडीआई के अंदर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हो, तो रिस्क आपका बढ़ जाता है और फाइनेंशियल कमिटमेंट भी जनरली ज्यादा रहती है, आपका ज्यादा अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी का यहाँ पे बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपके पास सवाल है जी। द रेट ऑफ वनस्पति घी एंड प्योर घी आर ₹8 and ₹16 per kg respectively. Sham buys 6 kg वनस्पति घी and 4 kg pure ghee. Later the price of the vanaspati ghee is ₹8 per kg and pure ghee is 24 per kg. Then his demand for vanaspati ghee is 8 kg and pure ghee is 3 kg. The elasticity of substitution will be। अब देखो ये वाला जो सवाल है ना, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, इसमें कुछ अलग तरीके से कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी जो आपने पहले नहीं करी, तो शायद आप आगे ना कर पाए। तो देखो जी, यहाँ पे कैसे इस सवाल को अप्रोच करना है, आइए देखते हैं जी। तो इस केस में बेसिकली आपको करना क्या है, आपको निकालना है
फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, क्या निकालना है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उसके बेसिस पे सारा कैलकुलेशन हमारा यहाँ पे टिका हुआ है। आपको सब्स्टिट्यूशन की इलास्टिसिटी निकालने के लिए बेसिकली निकालना होगा कि हमारा क्वांटिटी में कितना परसेंटेज चेंज आया डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऐसा कैलकुलेशन आपको करना है। तो इनिशियली और बाद में जो चीजें हो रही हैं उनको एक बार नोट कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं इनिशियली, वनस्पति घी है और हमारे पास है प्योर घी। तो वनस्पति घी और प्योर घी का इनिशियली हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी क्या था उसे नोट कर लेते हैं। वनस्पति घी का हमारे पास इनिशियली जो प्राइस था वो 8 था और प्योर घी का 16 था, और इनकी जो क्वांटिटी की कंजम्पशन चल रही थी 6 किलो और 4 किलो की चल रही थी। तो अगर मैं निकालूं कि इनका रेशो क्या है, प्राइस रेशो क्या है, तो ये 8/16 या फिर 1/2 का प्राइस रेशो हो गया। ये रेशो 6/4 या फिर 3/2 का हो जाएगा। ये बेसिकली रेशो आ गया इनिशियली प्राइसेस का भी और क्वांटिटी का भी। अब बाद में बात करते हैं। बाद में अगर मैं देखूं, वनस्पति घी और प्योर घी ये इनिशियली था और ये बाद में, ये न्यू वाला है। तो बाद में हमारा जो प्राइस और क्वांटिटी की बात करें तो वनस्पति घी का जो प्राइस है वो हो गया 8 रुपए पर केजी, और यहाँ पे हमारे पास प्योर घी का हो गया 24 रुपए पर केजी। प्योर घी का बढ़ गया। अब इससे होगा क्या, इससे वनस्पति घी की डिमांड जो है वो और बढ़ गई, 8 केजी हो गई, और प्योर घी की जो है वो घटकर 3 केजी की ही रह गई। अब इनका रेशो निकालो, 8/24 यानी कि 1/3, और दूसरा 8/3 यहाँ पे बन जाएगा। फॉर्मूला प्यारे दोस्तों आपका यहाँ पे क्या निकलेगा, आपको बताना है कि क्वांटिटी रेशो में कितना चेंज आया, कितना परसेंटेज चेंज आया, डिवाइडेड बाय प्राइस रेशो में कितना परसेंटेज चेंज आया। तो क्वांटिटी रेशो में कितना परसेंटेज चेंज आया बताइए फटाफट से। क्वांटिटी हमारी 3/2 से 8/3 हो गई। तो 8/3 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय इनिशियली कितनी थी 3/2 इंटू 100 करेंगे तो ये क्वांटिटी का चेंज आएगा। डिवाइड करना है प्राइस के चेंज से कि प्राइस रेशो में कितना चेंज आया। प्राइस रेशो हमारी 1/3 थी और इसे हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे किससे, ओरिजिनल रेशो हमारी 1/2 थी और इनिशियली हमारा 1/2 था, तो इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो बेसिकली परसेंटेज निकाल रहे हैं और उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो अभी परसेंटेज निकाल के डिवाइड करने की कोशिश यहाँ पे करिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्या निकल कर आएगा। और इसको प्यारे दोस्तों अगर यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये सारा सॉल्व करने के बाद जो हमारा निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा यहाँ पे -7/3 निकल कर आएगा, शायद हाँ 7/3 निकल कर आएगा जी। इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो ये 7/3 निकल कर आएगा। इसको सारा का सारा सॉल्व अगर आप करेंगे 7/3 आएगा। आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का जो है वो बनेगा। अब देखो मैंने सारा का सारा तो सॉल्व आपको नहीं करके दिखाया एग्जैक्टली, बट ये सारी की सारी कैलकुलेशन यहाँ पे कर दी गई है। तो फॉर्मूला किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, तो ये वाला आप पूरा देखेंगे अगर जो आपका स्लाइड है तो उससे आपको सारी चीजें अच्छे से एक बार क्लियर हो जाएंगी। सवाल थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हट के है, आई नो आपको दिक्कत आ रही होगी समझने के अंदर, बट आपको इसे याद करना पड़ेगा कि अगर ऐसा सवाल हो गया तो ऐसे कैलकुलेशन होगी तभी आंसर निकल कर आएगा। तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि सभी के लिए नहीं है, थोड़ा सा इसे याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आप आगे इसे समझ पाएंगे और आगे सवालों में अप्लाई कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल है जी, इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग पेयर्स ऑफ क्वांटिटीज बिटवीन व्हिच द इंडिविजुअल इज इनडिफरेंट, सो इट इज टर्म्ड एज इनडिफरेंस कर्व। ये इनडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन किसने दिया ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो इसमें समझाने वाला तो कुछ नहीं है, बट हाँ डेफिनेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। और ये वाला जो डेफिनेशन आपको दिया था जेके स्मिथ ने दिया था, आंसर ऑप्शन नंबर ए का यहाँ पे प्यारे दोस्तों बनेगा। चलो अगला सवाल है जी, when the law of diminishing returns is applied in the production of goods, then the increase in production leads to marginal cost and average cost। बताइए जी, जब आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सेट हो चुका है, अब आपकी रिटर्न्स डिमिनिश कर रही हैं और फिर भी आप प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट क्या करेगी, आपकी कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाएगी, इंक्रीज करेगी। दोनों ही आपकी जो कॉस्ट है यहाँ पे हमें इंक्रीज होती हुई दिखेंगी, और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द चेंज इन डिमांड इज मोर देन द चेंज इन सप्लाई, देन देयर विल बी अ डिमांड साइड इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो देखो जी, अगर डिमांड आपकी ज्यादा बढ़ रही है और सप्लाई उतनी नहीं बढ़ रही है, इस केस में इक्विलिब्रियम प्राइस पे आपका जो डिमांड का इफेक्ट है वो क्या होगा। इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा बढ़ेगा घटेगा अनअफेक्टेड रहेगा, आपको बताना है जी।
तो अगर आपकी डिमांड में चेंज ज्यादा हो रहा है, डिमांड इंक्रीजेस मोर देन द सप्लाई, तो इस केस में आपका इक्विलिब्रियम प्राइस जो है बढ़ जाएगा, राइज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका डिमांड ज्यादा है, सप्लाई उतनी नहीं है, प्राइस तो बढ़ना ही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बनेगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। इफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इन द शॉर्ट रन परफेक्ट कंपटीशन, the amount of profit of the firm is maximum or the amount of loss is minimum when the marginal revenue and the marginal cost of the firm are। तो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आपसे पूछ रहे हैं। देखो इक्विलिब्रियम आपका वो वाला पॉइंट होगा जहां पे एम आर एम सी जो है वो आपके बराबर होंगे, ना कोई एक दूसरे से ज्यादा होगा। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, एम आर इज इक्वल टू एम सी का बनेगा। चलिए अगला सवाल, द डेली अलाउंस रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हमारे एमपीज को जो डेली अलाउंस मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा। चलिए अगला सवाल, कंसीलमेंट ऑफ इनकम और फॉल्स क्लेम्स टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी आर द केसेस ऑफ। इनकम को छुपा रहे हो या फिर गलत क्लेम दिखा रहे हो टैक्स लायबिलिटी को घटाने के लिए, इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा यू आर इवेडिंग द टैक्सेस। आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बनेगा। चलो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग शेल नॉट बी रिगार्डेड एज अ कैपिटल एसेट। तो इनकम टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा कैपिटल एसेट नहीं है? तो प्यारे दोस्तों, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग्स तो कैपिटल एसेट में आ जाएंगे, बट रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। इसे आप बेचते हैं तो कैपिटल गेन भी आपका नहीं लगता है। चलिए अगला सवाल है जी, फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज फैमिली मीन्स। तो देखो जी, हमारी जो परक्विजिट की वैल्यू निकलनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, तो परक्विजिट अगर आपको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज तो कुछ एग्जम्पशंस आपको मिल जाती हैं जी। और यहाँ पे आपकी फैमिली मेंबर्स भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, फैमिली मेंबर्स को भी क्लब कर लिया जाता है। तो मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिले, आपके स्पाउस को, आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को, आपके सिबलिंग्स को, ये सारे कहीं ना कहीं कवर हो जाते हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव का यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, इसे मैट भी बोला जाता है, इज अप्लाइड इन द फॉलोइंग केसेस। देखो मैट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ना, तो ये मैट जो है ना कंपनीज पे लगाया जाता है। कंपनीज क्या करती हैं, अपना प्रॉफिट जो है ना बहुत ही कम शो करती है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। किताबों में प्रॉफिट आ रहा होता है, बुक्स में प्रॉफिट आता है, बट इनकम टैक्स में बहुत सारी एग्जम्पशंस लेके इनकम टैक्स वाले प्रॉफिट को कम करती हैं या फिर लॉस दिखाती हैं। तो कहा गया कि अगर इनकम टैक्स का प्रॉफिट आपका नहीं आ रहा, लॉस आ रहा है, तो उस केस में जो बुक्स वाला प्रॉफिट आ रहा है ना, उस पे हम टैक्स लगा देंगे, और इसे ही मैट बोला जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, क्योंकि ये वाला जो है कंपनीज पे लगता है। अगला सवाल, इफ द टू रिग्रेशन लाइंस कट ईच अदर एट राइट एंगल, then the value of the coefficient of correlation will be। देखो जी, दो रिग्रेशन लाइंस राइट एंगल पे कट कर रही हैं यहाँ पे, तो भैया यहाँ पे कोरिलेशन होगा कि नहीं होगा? एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो कोरिलेशन होना तो नहीं चाहिए। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए का, जीरो होना चाहिए, क्योंकि कोई लीनियर रिलेशनशिप हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है वेरिएबल्स के बीच में। चलिए अगला सवाल है, अ मेन स्टेप ऑफ स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज। तो स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का मेन स्टेप यहाँ पे कौन सा रहने वाला है वो आपको बताना है जी। तो देखो जी, इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो मेन स्टेप होने वाला है वो है कलेक्शन ऑफ द डाटा। डाटा को कलेक्ट करोगे तभी तो इन्वेस्टिगेशन करोगे, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। अगला सवाल, which one of the following is not an essential factor of a sample। तो देखो कई बार पूरे डाटा को स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो सैंपल को स्टडी करते हैं, और सैंपल में कुछ खूबियां होनी चाहिए, बट कौन सी खूबी नहीं है वो आपसे पूछ रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिवनेस, एडिक्वेसी, सिमिलैरिटी और डिपेंडेंस। देखो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए बाकियों से, बट डिपेंडेंस इज नॉट एन एसेंशियल फैक्टर। आपका जो गुड सैंपल है उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव हो, एडिक्वेसी हो, सिमिलैरिटी हो, तो ये आपके बढ़िया फैक्टर्स यहाँ पे बन जाएंगे। डिपेंडेंसी इज नॉट एन एसेंशियल फैक्टर, और इसीलिए ये आंसर बन जाएगा।
चलिए अगला सवाल है, प्रोफेसर बेली हैज डिस्क्राइब्ड द एडिटिंग प्रोसेस। तो हमारे जो प्रोफेसर बेली हैं एडिटिंग प्रोसेस को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वैसे आप अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग से इसका आंसर कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि प्रोफेसर बेली को लाना ही है बीच में। हाँ, आंसर करने की कोशिश करते हैं। देखो, हमें डाटा की एनालिसिस से पहले उसकी एडिटिंग कर लेनी चाहिए। क्यों कर लेनी चाहिए? ताकि डाटा यूनिफॉर्म बन जाए, एक जैसा बन जाए, कंप्लीट हो जाए, एक्यूरेसी चेक हो जाए। तो ये सारी चीजों के लिए आपको एडिटिंग प्रोसेस कर लेनी चाहिए, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी का यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल, विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज टेली। तो टेली क्या है जी? तो टेली प्यारे दोस्तों हमारे पास अकाउंटिंग करने का एक पैकेज है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल, हेक्सर ऑल इन थ्योरी, एचओ थ्योरी भी इसे बोला जाता है, is usually formulated on the two factors of production, these factors are। तो इसे टू फैक्टर थ्योरी बोला जाता है। इसके अंदर आपका लेबर और कैपिटल, ये दो फैक्टर्स यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं, और करेक्ट आंसर यहाँ पे इसीलिए सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए का यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज वाज प्रोपेगेटेड बाय। तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड की हमें दी थी डेविड रिकार्डो ने, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। अगला सवाल, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, उसका प्राइमरी उद्देश्य, प्राइमरी फोकस क्या रहता है? बताइए फटाफट से, क्या आंसर यहाँ पे होना चाहिए। देखो जी, प्राइमरी फोकस हमारा लोकल रिसोर्स नहीं होगा, नेशनल प्रोडक्शन नहीं होगा, रीजनल नहीं होगा। ये होगा ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, कि हम अपने रिसोर्सेज को, अपने प्रोडक्ट्स को नेशनल बाउंड्रीज के अक्रॉस बेच सकें, ट्रांसफर कर सकें, वहां से कुछ रिसोर्सेज ले सकें। सो दैट इज गोइंग टू बी द प्राइमरी फोकस। आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल, विच आईएमएफ फैसिलिटी प्राइमरीली ऑफर्स कंसेशनल इंटरेस्ट रेट लोन्स टू लो इनकम कंट्रीज। तो देखो जी, हमारी जो लो इनकम कंट्रीज है ना, वो आईएमएफ की पीआरजीएफ, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी का फायदा ले सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही सस्ते रेट पे लोन्स मिल जाते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। तो आईएमएफ की जो फैसिलिटीज है, उसके बारे में भी आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जानकारी होनी चाहिए। चलो आगे सवाल है, व्हाट डज द टर्म वर्ल्ड बैंक एनकम्पास। तो जब भी हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं ना, देखो एक वर्ल्ड बैंक होता है और एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप होता है। जब वर्ल्ड बैंक की बात होती है ना, तो दो इंस्टीट्यूशंस की बात होती है, एक होता है आईबीआरडी और एक होता है आईडीए। जब हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं, तो इसके अंदर आपका आईएफसी भी जुड़ जाता है, मीगा भी जुड़ जाता है, आईसीएसआईडी, ये सारे इसके अंदर जुड़ जाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के अंदर तो ऑप्शन डी, आईबीआरडी और आईडीए ही आते हैं। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, इन द केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स कैन बी इन्फोर्स्ड। तो कंपनी जो है गारंटी से लिमिटेड है, तो मेंबर्स ने अपनी कोई गारंटी दी होगी जी, कि यहाँ पे जब कंपनी बंद हो रही है तो हम इतने पैसे लेकर आ जाएंगे। तो ऐसे केस में जो लायबिलिटी है मेंबर्स की, वो वाइंडिंग अप के टाइम, जब कंपनी बंद हो रही है, तभी आप यहाँ पे इन्फोर्स कर सकते हो, तभी वो पैसे लेकर आएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए का यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल, an additional director appointed by the board of directors shall continue to hold office up to the due date of the next। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, तो ये आपका कब तक अपने ऑफिस में बैठा रहेगा? देखो जी, अगली एनुअल जनरल मीटिंग तक बैठ सकते हैं ऑफिस के अंदर। फिर एनुअल जनरल मीटिंग में तो आपके शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे आगे के लिए, तभी बैठ सकता है, उसके पहले नहीं बैठ सकता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। चलो अगला सवाल हमारे पास है, पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ द स्मॉल कंपनी शैल नॉट एक्सीड। तो प्यारे दोस्तों, स्मॉल कंपनी को लेकर ना डेफिनेशन दे रखी है हमारे कंपनीज एक्ट में, और उसमें बता रखे है कि इस कंपनी का पेड अप कैपिटल और टर्नओवर कम होना चाहिए। और जो बता रखा है, हमें जो लिमिट्स बता रखी हैं, वो 4 करोड़ और 40 करोड़ की बता रखी हैं। हालांकि जो रूल्स है ना, वो चेंज होते रहते हैं, तो आप एक बार एग्जामिनेशन से पहले जो आपके लिमिट्स हैं, आप उनको एक बार जरूर चेकआउट करके जाइएगा। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन एक्ट 2002, द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स शैल होल्ड ऑफिस अप टू द मैक्सिमम एज ऑफ। तो कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर हमारे जो चेयरपर्सन और बाकी मेंबर्स हैं, उनकी एज लिमिट क्या होगी, मैक्सिमम एज क्या होगी? देखो जी, यहाँ पे आपकी चेयरपर्सन की जो एज लिमिट है वो 67 ईयर्स है, मेंबर्स की 65 ईयर्स है, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए का यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स? यूटिलिटेरियन अप्रोच, ट्रस्टीशिप अप्रोच, जस्टिस अप्रोच और वर्च्यू अप्रोच। अब देखो, अब एथिक्स पढ़ते हो ना, तो एथिक्स के अंदर कहीं ना कहीं हमें ये अप्रोचेस देखने को मिलती हैं जी।
और यहाँ पे हमारे पास यूटिलिटेरियन जस्टिस और वर्च्यू अप्रोच आपको सीधी सीधी देखने को मिलेगी। जो ट्रस्टीशिप है ना, ट्रस्टीशिप इज बेसिकली अ थ्योरी व्हिच इज प्रपोज्ड बाय गांधी जी। इसको आप बात तो करते हो एथिक्स के अंदर, बट ये वाले जो तीनों है ना, ए सी और डी, ये डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनको आप इकट्ठा पढ़ोगे, ट्रस्टीशिप अप्रोच को आप अलग से पढ़ोगे, इसके अंदर नहीं पढ़ोगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी का यहाँ पे हमारे पास बनेगा। अगला सवाल, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? देखो जी, नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, और ये अभी मोदी जी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी का आंसर यहाँ पे हमारा बन जाएगा। बट एग्जामिनेशन से पहले जो भी आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे उनका आंसर आपको यहाँ पे लगाना होगा। अगला सवाल, व्हेन द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म, तो बताइए कब बना था आपका सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? देखो जी, इसे बनाया गया था अक्टूबर 2003 के अंदर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर बी का। अगला सवाल, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नोटिफिकेशन वाज इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ऑन। अब देखो, नया कंपटीशन एक्ट आ गया, फिर भी पता नहीं पुराने पे क्यों सवाल पूछने में इनको मजा आता है। ये पुराना लॉ जो है, इसका नोटिफिकेशन इशू हुआ था अप्रैल 1987 में, 15 अप्रैल 1987 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। अगला सवाल, इन इंडिया द कंज्यूमर ग्रीवियंसेस रिड्रेसल सेल वाज फॉर्म्ड बाय। तो कंज्यूमर के ग्रीवियंसेस को रिड्रेस करने के लिए सेल कहाँ, किसने बनाया, आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो ना, यहाँ पे आपके जो आंसर्स दिए गए ऑफिशियल आंसर की में, वो दो दिए गए थे। एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का, और दूसरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। वे दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक्ट के अंदर ही काउंसिल बनी है, और काउंसिल ने सेल बनाया, तो आपस में जुड़े हुए हैं। और इसीलिए इसलिए ये दोनों आंसर्स यहाँ पे सही हो जाते हैं। अगला सवाल, डिस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इंक्लूड्स। देखो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहीं पैसा डाल रहे हो। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप अपना पैसा वापस वहां से निकाल रहे हो। तो अभी आंसर अपना क्या बनने वाला है, आइए देखते हैं। सेल और लिक्विडेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ बिजनेस और मेजर डिवीजन प्रॉफिट सेंटर सब्सिडरी ऑफ द बिजनेस यूनिट। तो बिल्कुल पहला वाला ही हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा, कि आप जो है सेल कर देते हो या फिर लिक्विडेट कर देते हो अपना पोर्शन ऑफ द बिजनेस। बाकियों में ऐसी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा। अगला सवाल है जी, सेटिंग अ टेम्परेरी प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बिलो द लिस्ट प्राइस एंड समटाइम्स इवन बिलो कॉस्ट टू इंक्रीज शॉर्ट रन सेल्स इज कॉल्ड। देखो, कई बार आप अपना प्राइस काफी कम रख देते हो थोड़े से समय के लिए। ये आप क्यों करते हो? ताकि आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को देखें, और फिर बाद में उनको अच्छा लगेगा तो इवेंचुअली सेल्स आपकी बढ़ेंगी। तो इनिशियली कम प्राइस आपने सेट किया, दिस इज प्रमोशनल प्राइसिंग। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है जी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीआईएमएस इन मार्केटिंग मैनेजमेंट? तो पीआईएमएस क्या होता है जी? प्रॉफिट इंपैक्ट ऑफ मार्केट स्ट्रेटेजी। आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो आप अपना रहे हो, उनका प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट देखने के लिए ये जो टर्म है यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का जो है वो बनेगा। चलो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पोर्टर्स फाइव फोर्सेस? तो पोर्टर ने बात करी थी फाइव फोर्सेस की, और इन फोर्सेस के अंदर कौन सी नहीं आती? देखो, इन फोर्सेस के अंदर यहाँ पे बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स आता है, पावर ऑफ सब्सटीट्यूशन आता है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स आता है। इसके अलावा आपका इंडस्ट्री राइवलरी भी आ जाता है, और इसके अलावा यहाँ पे आपका बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर भी आ जाता है। बट ये पावर ऑफ एडवर्टाइजिंग नहीं आता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बनेगा। चलो अगला सवाल, विच मॉडल हेल्प्स द डिसीजन मेकर्स टू अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग द करंट स्टेट टू एनी फ्यूचर स्टेट? तो बेसिकली आपके डिसीजन मेकिंग के ऊपर थोड़ा सा डीप में सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है जी। अलग अलग मॉडल्स हमें देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे बात हो रही है मार्कोव प्रोसेस मॉडल की। यहाँ पे आपके जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, एनालाइज करते हैं प्रोबेबिलिटी of transitioning from the current state to the various future states। तो आपकी अलग अलग फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हर एक की प्रोबेबिलिटीज को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है। आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। चलो अगला सवाल, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन आर द फोर पीस ऑफ द ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स। व्हाट आर द एडिशनल थ्री पीस ऑफ द ऑनलाइन मार्केटिंग मिक्स? तो कौन से एडिशनल थ्री पीस यहाँ पे आपके ऐड हो चुके हैं? और ये एडिशनल थ्री पीस हमारे पास यहाँ पे बनते हैं जी, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। ये बेसिकली हमारे सर्विस मार्केटिंग मिक्स के अंदर इनको कंसीडर किया जाता है, और आंसर यहाँ पे इसीलिए सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए का बनेगा।
चलिए अगला सवाल है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी आर 10,20,000 एंड 3,20,000 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, इसे MPBFB बोला जाता है एज पर दी सेकंड मेथड ऑफ टंडन कमेटी। तो टंडन कमेटी ने ना हमें मेथड बताया, ये बेसिकली आपका वर्किंग कैपिटल से जुड़ा हुआ टॉपिक है कि बैंक आपकी वर्किंग कैपिटल का कितना परसेंटेज आपको फाइनेंस करके देगा। टंडन कमेटी सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला है जी 75% ऑफ द करंट एसेट्स माइनस योर करंट लायबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग्स। तो करंट एसेट्स हमें 10,20,000 के दे रखे हैं जी, और 10,20,000 का अगर आप यहाँ पे करेंगे 75%, तो ये निकल कर आएगा 7,65,000, और माइनस करेंगे अपनी करंट लायबिलिटीज जो कि 3,20,000 की आपको ऑलरेडी दे रखी है, तो आंसर आपका 4,45,000 का निकल कर आ जाएगा। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल है, एज पर दी वॉल्टर्स अप्रोच व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो व्हेन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 18%। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इंटरनली 15% कमा रहे हो और आपका इक्विटी का कॉस्ट 18% है, तो इस केस में आप कम कमा रहे हो, और इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सारा का सारा डिविडेंड की फॉर्म में बांट ही दो, क्योंकि इंटरनली आपका रेट ऑफ रिटर्न उतना नहीं है जितना इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए बेटर है कि आप सारी अर्निंग्स को डिविडेंड फॉर्म में ही बांट दो। ऑप्टिमल पे आउट रेशियो यहाँ पे 100% का बनेगा। अगला सवाल है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो किसकी कॉस्ट होगी। तो एडिशनल फंड्स जो आप प्रिक्योर करने वाले हैं उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी उसे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे बोला जाएगा। सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे बनेगा। चलो अगला सवाल आपको दिया, यहाँ पे कुछ डाटा है और आपको ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है। देखो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का जो फॉर्मूला है ना, वो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT का रहता है। तो अभी यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है आइए देखते हैं। आपको अर्निंग बिफोर टैक्स दे रखा है, पर आपको तो EBIT चाहिए। तो EBIT के लिए आपको इसमें इंटरेस्ट वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। तो 45 लाख का अर्निंग बिफोर टैक्स है, उसमें 15 लाख आप ऐड कर देंगे तो 60 लाख का आपका यहाँ पे EBIT आ जाएगा। अब आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए, कंट्रीब्यूशन नहीं गिवन बट फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, तो EBIT में फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड बैक कर दो तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो 60 लाख में 30 लाख ऐड बैक कर दो तो ये 90 लाख आपका कंट्रीब्यूशन बन गया। इसे आप सॉल्व करोगे ना तो ये आपका 1.5 बनेगा। आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए का आ जाएगा। अगला सवाल, which of the following institution is categorized as a specialized financial institution is in India? इनमें से कौन से आपके स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बनने वाले हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे कहीं ना कहीं आपके स्पेशलिस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको स्पेशल काम के लिए बनाया गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज वाला आपका सिडबी हो गया, और आपकी जो इंडस्ट्रीज खराब हालत में है उनके लिए आपका BIFR हो गया। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे बनेगा। चलो अगला सवाल, द टर्म मोनोपोलिस्ट डिफाइंस अ स्टेट इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल फर्म एंड देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय। तो भैया सीधा सीधा फैक्चुअल सवाल है, अगर आपको पता है तो आंसर हो जाएगा। फिलहाल इसका आंसर हेंडरसन एंड क्वांट का है। आंसर ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे बनेगा। तो डेफिनेशंस आपको याद करके जानी पड़ेंगी। अगला सवाल है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच मार्केट। देखो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपको कौन सी मार्केट में देखने को मिलेगा? प्योर कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में तो नहीं दिखेगा जी। ये आपको इम्परफेक्ट कंपटीशन में देखने को मिलेगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो थोड़े बहुत डिफरेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, डिस्टिंक्ट आपको देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, फीचर्स, ब्रांडिंग एटसेट्रा। अगला सवाल है, आपको बताना है चूज द करेक्ट वन। आपकी नेशनल इनकम यहाँ पे कौन सी होने वाली है वो आपको यहाँ पे बताना है। देखो नेशनल इनकम जो आपकी होती है वो होती है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, और ये निकालने के लिए आपको जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस वाला, उससे फैक्टर कॉस्ट पे आना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए देखो मार्केट प्राइस जो है उसमें टैक्सेस जुड़े होंगे, तो टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा जी। आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ मार्केट प्राइस जो है
इसमें से सब्सिडीज घटी हुई होंगी, ये प्राइस कम देखने को मिल रहा होगा, तो आपको इसमें सब्सिडीज को ऐड बैक करना पड़ेगा, तो आप अपने फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचोगे। और ये आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए का यहाँ पे प्यारे दोस्तों बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को मेजर करने का इनमें से कौन सा मेथड नहीं है, वो आपको बताना है। तो नेशनल इनकम को मेजर करने के हमारे पास तीन मेन मेथड्स यहाँ पे रहते हैं जी। हमारे पास प्रोडक्शन मेथड है, हमारे पास इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हमारे पास नहीं रहता कोई, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे बनेगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इज कॉल्ड। तो हमारी कंट्री के अंदर जितने फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया, उसे प्यारे दोस्तों क्या बुलाया जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट बनेगा, पर्सनल इनकम बनेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बनेगा, या डिस्पोजेबल इनकम बनेगा? तो ये डेफिनेशन आपका जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का यहाँ पे दिया गया है जी। तो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बेसिकली होता है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स और नेशनल्स ऑफ अ कंट्री विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड व्हिच इज यूजुअली 1 ईयर। इसलिए आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। अगला सवाल है, स्टेट्यूटरी लीगल बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स। तो लीगल एनवायरनमेंट में क्या क्या आने वाला है वो आपसे पूछा जा रहा है। देखो लीगल एनवायरनमेंट में बेसिकली आपके सरकार के जो लॉज रूल्स रेगुलेशंस है ना, वो आ जाते हैं। और ये चीज हमें देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर सी के अंदर, कि जो भी हमारे लेजिस्लेशंस व्हिच आर पास्ड बाय द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स आ गए, कोर्ट की जजमेंट आ गए, ये सारे आपके लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट बनेंगे। ऑप्शन सी का आंसर यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन नीति आयोग 7 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस। तो नीति आयोग के इफेक्टिव गवर्नेंस को लेकर 7 पिलर्स हैं, उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं ये आपसे पूछा जा रहा है जी। तो इसके अंदर प्यारे दोस्तों आपके पास जो चीजें आती है, प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, इक्वालिटी, ये सारी चीजें आपकी आती है। और ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं ऑप्शन नंबर बी के अंदर, तो ऑप्शन बी का आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023। बहुत ज्यादा डीप फैक्चुअल सवाल है। ऐसे सवाल शायद नॉर्मली लोग कवर अप नहीं करके जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर इतना डीप और इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर सवाल पूछा जाएगा इतना कोई एक्सपेक्ट करता नहीं है। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का है। आगे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे या नहीं कोई कुछ कह नहीं सकता है, बट ऐसे सवालों को प्रिपेयर करने के चक्कर में आपका सिलेबस नहीं छूटना चाहिए। टाइम बच रहा है तो हाँ ऐसी चीजों को आप सर्च कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, बट अगर टाइम नहीं बच रहा है तो ऐसी चीजों के पीछे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल है, लिबरलाइजेशन मींस, लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है? देखो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है सरकार लिबरल हो रही है, अपने जो कंट्रोल्स और रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम कर रही है, उनको रिड्यूस कर रही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। अगला सवाल है, व्हेन वाज नीति आयोग एस्टेब्लिश्ड। तो नीति आयोग को कब बनाया गया था? देखो जी नीति आयोग हमारा बना था 1 जनवरी 2015 को, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके इसे बनाया गया था। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बोले तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अगर आपने कभी चलाया है तो आप आंसर कर सकते हैं। तो एक्सेल के क्या बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, कौन सा नहीं है, बेसिकली ये आपसे पूछ रहे हैं। सिंपल टू यूज, इजी टू अंडरस्टैंड, कंडीशंस कैलकुलेशंस आर इजीली डन, ग्रुपिंग एंड रीग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स, डबल एंट्री इज नॉट ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड। देखो डबल एंट्री ऑटोमेटिकली कंप्लीट नहीं होती है, और ये इसका डिसएडवांटेज होगा ना कि एडवांटेज, और इसीलिए ऑप्शन नंबर डी का आंसर यहाँ पे हमारे पास बनेगा। जो हमारे अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं उनका फायदा होता है कि डबल एंट्री ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर लेते हैं, बट एक्सेल वगैरह में ये सब चीजें करना मुश्किल है। चलिए अगला सवाल है, if the fixed cost is rupees 10,000, profit is 5,000 and break even point is 20,000, then amount of sales is going to be। अब सेल्स आपको निकालनी है जी, और सेल्स अगर आपको निकालनी है तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या रहता है? फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट में आप ऐड करते हो अपना प्रॉफिट लेवल डिवाइडेड बाय योर पीवी रेशो, इससे आप अपना सेल्स वॉल्यूम निकाल सकते हो। बट देखो इस केस में हमारे को सेल्स तो निकालनी है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है, बट पीवी रेशो नहीं है। पीवी रेशो कैसे निकाल सकते हैं? देखो ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है, और ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास जो रहता है जी, वो ये रहता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो।
तो ब्रेक इवन पॉइंट हम अपने को 20,000 का दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 की दे रखी है, इससे पीवी रेशो यहाँ पे निकाल सकते हैं। पीवी रेशो आप निकालेंगे 50% की निकल कर आ जाएगी, और ये रेशो हम यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 10,000 प्लस 5,000 15,000 हो गया। 15,000 को आप डिवाइड करोगे किससे, 50% से, तो बेसिकली 15,000 का आपको डबल ही कर देना, और ये हो गया 30,000। इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। तो सीधे सीधे फॉर्मूलाज अगर आपको पता है मार्जिनल कॉस्टिंग के, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। So, अगला सवाल है, इन द केस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स द टोटल कॉस्ट इनकर्ड अप टू द पॉइंट वेयर द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ना प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, और एक पॉइंट के बाद आपके प्रोडक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह आपने अलग अलग करना है। तो एक पॉइंट तक तो आपको कॉमन प्रोसेसिंग करनी है, कॉमन खर्चा करना है, उसके बाद ये स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो जब तक ये इकट्ठे हैं, जब तक आप जो भी खर्चा कर रहे हैं उसे जॉइंट कॉस्ट यहाँ पे बोला जाता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। अगला सवाल, एज पर एएस 14 द टाइप्स ऑफ अमलगमेशन आर। तो एएस 14 आपको कहते हैं कि अमलगमेशन आपकी हो सकती है इन द नेचर ऑफ परचेज एंड इन द नेचर ऑफ मर्जर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस व्हिच आर टू बी सेटिस्फाइड, और इसीलिए आंसर यहाँ पे हमारे पास सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो नहीं, ये नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी डेट इक्विटी भी नहीं है। प्राइस अर्निंग रेशो पीई रेशो, ये बेसिकली आपकी प्राइस और अर्निंग्स की रेशो है, और ये आपकी डायरेक्टली एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो यहाँ पे बनेगी। आंसर ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा। अगला सवाल, द डिसीजन टू मेक और बाय इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। देखो यहाँ पे मैं खुद बनाऊं या बाहर से बना बनाया खरीद लूं, मुझे कुछ सामान चाहिए, मुझे कुछ रॉ मटेरियल चाहिए मे बी अपने प्रोडक्ट के लिए, उसे खुद बनाऊं या बाहर से बना बनाया खरीद लूं, ये कैसे मैं डिसाइड करूंगा। फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखूंगा, फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट देखूंगा, सप्लायर्स की अवेलेबिलिटी देखूंगा, या सब कुछ देखूंगा। तो कहीं ना कहीं ये सभी आपको देखने पड़ेंगे, और इसीलिए आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव का बन जाएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स आर टैक्स एग्जम्प्टेड इनकम। तो बताइए कौन सी आपकी टैक्स में एग्जम्प्टेड रहती है, इनमें से कौन सी एग्जम्प्टेड होने वाली है, बताइए फटाफट से। देखो जी यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जम्प्टेड की, तो डीए सीसीए मेडिकल अलाउंस तो एग्जम्प्टेड नहीं है, बट हाँ अगर फॉरेन अलाउंस हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिल रहा है तो वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल, व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स हैविंग अ टोटल इनकम एक्सीडिंग ₹1 करोड़। भाई ये वाले जो रेट्स हैं ये तो आप अपने एग्जामिनेशन से पहले एक बार चेकआउट करके जाना, अभी इसका कोई आंसर यहाँ पे मैं आपको नहीं दे रहा हूं। अगला सवाल, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच एक्सपेंस इज नॉट एन एडमिसिबल एक्सपेंस। इनमें से कौन से एक्सपेंस का आपको रिडक्शन नहीं मिलता इनकम टैक्स में, बताइए। बैड डेट, जीएसटी, इनकम टैक्स, या फिर एक्साइज ड्यूटी। भैया इनकम टैक्स निकालते हुए इनकम टैक्स का रिडक्शन आप नहीं ले सकते हो, बाकियों का ले सकते हो। आंसर ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे बनेगा। चलिए अगला सवाल, अंडर विच सेक्शन इंटरेस्ट शैल बी चार्ज्ड ऑन डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। देखो एडवांस टैक्स आपको जमा करवाना होता है क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, और अगर आप एडवांस टैक्स टाइमली नहीं जमा करवा रहे हैं, डेफर कर रहे हैं अपनी इंस्टॉलमेंट्स को, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अंडर सेक्शन 234 सी, और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। अगला सवाल, F12 शॉर्टकट की इज नोन फॉर। देखो ये वाले जो सवाल है ना ये आपके टेली से पूछे गए हैं, टेली का जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना उसमें शॉर्टकट कीज रहती है, उससे पूछे गए हैं। तो F12 की जो शॉर्टकट की है दैट इज फॉर कंपनी कॉन्फ़िगरेशन, तो आंसर ऑप्शन बी होगा। और अगला सवाल फिर से टेली से है, इन विच टाइप ऑफ वाउचर इज क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड इन टेली। तो अगेन आपकी जो भी शॉर्टकट कीज है ना वो आपको पता होनी चाहिए टेली के अंदर। तो क्रेडिट सेल्स है, तो फिलहाल आप इतना तो कर ही सकते हो कि आपका सेल्स वाउचर के अंदर आएगा, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी का। F8 की होती है, ये सारी कीज आपको याद करनी, एक बार पढ़ेंगे, एक लिस्ट होती है तो लिस्ट ऑफ कीज आपको याद करनी पड़ेंगी। अगला सवाल, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू व्यू स्टॉक आइटम्स और स्टॉक ग्रुप। तो स्टॉक अगर आपको देखना है तो आप कौन सी ऑप्शन में जाएंगे, तो वैसे ही आप आंसर कर सकते हैं इन्वेंट्री के अंदर ही तो आपको स्टॉक की जानकारी मिलेगी। तो इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था, वैसे ये सवाल फिर से आपका टेली से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला सवाल है, स्मॉल सैंपल्स टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज बेस्ड ऑन। देखो स्मॉल सैंपल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो हमारे इन तीनों में से किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड हो सकते हैं, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिशर जेड डिस्ट्रीब्यूशन, और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे बनेगा।
अगला सवाल है, व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट? टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, गुडनेस ऑफ फिट, होमोजेनिटी, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी कहीं ना कहीं काई स्क्वायर टेस्ट के यूजेस बन जाते हैं और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद द वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के ऊपर भी सवाल यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन है उससे एडम स्मिथ, जेबी से और वॉकर तो जुड़े हुए हैं, बट पिगू नहीं जुड़े हुए। पिगू जो है ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी का आपका यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को यहाँ पे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बुलाया जाता है और इसीलिए आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। अगला सवाल, इन विच पार्ट ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इंक्लूडेड? तो लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं कि अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से बेटर वे में एलोकेट किया जाए और इसीलिए हमारा जो आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का बनेगा। अगला सवाल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन प्राइस द अबव स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू? ये स्टेटमेंट किससे जुड़ी हुई है आपको बताना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशंस है और ये वाली जो डेफिनेशन है ना प्यारे दोस्तों, ये प्रोफेसर मार्शल से जुड़ी हुई है और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। बाकी लोग भी इंपॉर्टेंट है और उनकी डेफिनेशंस यहाँ पे इंक्लूड कर दी, आप इसे एक बार अपने एंड पे जरूर चेकआउट कर सकते हो। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग्स रिलेट्स टू परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड? कि आपके डिमांड जो है इन इलास्टिक है, प्राइस के बढ़ने या घटने से उसमें कोई चेंज यहाँ पे नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपकी जो डिमांड है एक बिल्कुल सीधी लाइन चल रही है, इस सीधी लाइन में कोई चेंज नहीं आ रहा, आपका प्राइस कितना भी बढ़ जाए कोई चेंज इस सीधी लाइन में आपको देखने को नहीं मिल रहा है और ये इन इलास्टिक डिमांड को डिपिक्ट करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बनेगा। अगला सवाल है, द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज टर्म्ड एज? कि एच आर एम जो है उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ इंटीग्रेट कर दो, इसे क्या बोला जाएगा? बोला जाएगा स्ट्रेटेजिक एचआरएम। आज की डेट में एचआरएम स्ट्रेटेजिक इसीलिए बन चुका है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल के गोल से डायरेक्टली ये जुड़ा हुआ है। आंसर ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल, लैक ऑफ फिट बिटवीन नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज एंड जॉब रिक्वायरमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज? देखो जी, यहाँ पे आपकी जॉब की कुछ रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे है आपके नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज। अगर इसमें फिट नहीं बैठ रहा है, अगर जॉब में और उसको करने वाले बंदे में फिट नहीं आ रहा है, तो बेसिकली क्या हो गया? ये बेसिकली मिसमैच ही तो हो गया ये और करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, they said that he is formally dressed up in the office, he must be an efficient employee, this is an example of the bias in performance appraisal, it is? तो देखो, जब आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रही होती है, किसी इंप्लॉय की परफॉर्मेंस का अप्रेजल चल रहा होता है, उसमें कई बार कुछ बायसेस आ जाते हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि आप देख रहे हैं कि वो ऑफिस में फॉर्मली ड्रेस्ड अप है तो अच्छा ही इंप्लॉय होगा, तो ये कौन सा बायस यहाँ पे हो चुका है? हेलो इफेक्ट, रेटर बायस, हॉर्न इफेक्ट या फिर स्टीरियो टाइपिंग? अब देखो, यहाँ पे जो ब्रॉडर टर्म है ना वो है रेटर बायस, की जो रेटिंग कर रहा है उसके यहाँ पे ओपिनियन के अंदर बायसनेस आ चुकी है। अब ये बायस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अब मेरे हिसाब से हेलो इफेक्ट जो है वो भी इसका आंसर बन सकता था। हेलो इफेक्ट के अंदर आप एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट के बेसिस पे पूरा इंप्लॉय का एक पॉजिटिव जजमेंट यहाँ पे बना लेते हैं, बट इन्होंने जो आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी रेटर बायस का दिया हुआ है। अब रेटर बायस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और ये वाली चीज उसमें आ ही जाएगी। मेरे हिसाब से ये वाला जो सवाल है या ऑप्शंस है इतना अच्छे से फ्रेम नहीं किए गए। इसका आंसर फिलहाल ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी है। आपको क्या लगता है आप जरूर शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए अगला सवाल है, द अप्रेजल फीडबैक ऑफ एन इंटरव्यू प्रोवाइड्स? अब ये ना स्टेटमेंट की सेंस कुछ ज्यादा वैसे मेरे को लग नहीं रही है कि कुछ खास बन रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इंटरव्यू लिया, फिर इंटरव्यू के बाद आप उस कैंडिडेट को अप्रेजल बता रहे हैं कि क्या फीडबैक रहा उसके इंटरव्यू का। तो ऐसा करने से बेसिकली कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे वो इंप्रूव कर सकता था। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए का यहाँ पे बन सकता है। अगला सवाल, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एनहांस द अपील ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू एम्प्लॉइज बिकॉज दे? तो आप एम्प्लॉइज को जो बेनिफिट्स देते हो ना उससे ऑर्गेनाइजेशन का अपील और ज्यादा बढ़ जाता है। एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्यादा लंबे समय तक जुड़े रहना चाहते हैं
और इससे बेसिकली होता क्या है, एम्प्लॉइज को एडिशनल कंपनसेशन मिलता है, अट्रैक्ट होते हैं, रिटेन होते हैं एम्प्लॉइज, जॉब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो प्यारे दोस्तों, मेन रीजन होता है एम्प्लॉइज को अट्रैक्ट और रिटेन करना, कि एम्प्लॉय को फ्रिंज बेनिफिट्स दो, पर्क्विजिट्स दो, जिससे एम्प्लॉइज आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्टेड हो और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहें। यहाँ पे एक टर्म कई बार इस्तेमाल होता है गोल्डन हैंडकफ का। गोल्डन हैंडकफ का मतलब है कि आपके एम्प्लॉइज को यहाँ पे सोने के हथकड़ी पहना दी, कितने अच्छे पर्कोसिट्स दे दिए जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ हथकड़ी बांध कर जुड़ चुके हैं, अब ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? जो हमारा ट्रिप्स एग्रीमेंट है डब्ल्यूटीओ का, उसका प्राइमरी गोल क्या है वो आपको बताना है। देखो जी, प्राइमरी गोल हमारा ये है कि कॉमन इंटरनेशनल रूल्स आ जाएं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जो आपके पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह है, उनके लिए कॉमन इंटरनेशनल रूल्स आ जाएं। और इसीलिए आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। चलो अगला सवाल है, व्हाट कैरेक्टराइजेस द क्रॉलिंग पेग एक्सचेंज रेट सिस्टम? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट विद नो वेरिएशन, freely floating exchange rate, automatic revision around a par value within a specified percentage, intervention by the central banks based on market demand। देखो, हमारा जो क्रॉलिंग पेग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है ना, इसके अंदर यहाँ पे आपके एक्सचेंज रेट के अंदर थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस होना अलाउ कर दिया जाता है, कि थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट आ रहे हैं, थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं मार्केट कंडीशंस के कारण, तो आ सकते हैं। बट अगर ज्यादा चेंज आने लगता है तो फिर यहाँ पे सेंट्रल बैंक इंटरवीन कर लेता है। तो ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाता है अराउंड अ पार वैल्यू विद इन अ स्पेसिफाइड परसेंटेज। ऑटोमेटिक रिवीजन थोड़ा बहुत अलाउड है, थोड़ा बहुत क्रॉल करना अलाउड है एक्सचेंज रेट को, बट ज्यादा क्रॉल नहीं करने देंगे। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है, व्हेन वाज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क एस्टेब्लिश्ड? तो सार्क को कब एस्टेब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है जी। तो सार्क की जो स्थापना हुई थी वो दिसंबर 1985 में हुई थी, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी का बनेगा। अगला सवाल है, व्हाट डज करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी प्राइमरीली इन्वॉल्व? तो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का क्या मतलब रहता है? देखो, आपके ना बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है आपका कैपिटल अकाउंट। देखो, करंट अकाउंट बेसिकली आपका जो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस है उनके लिए रहता है, कैपिटल अकाउंट में आपकी जो एसेट्स और लायबिलिटीज को अफेक्ट करने वाली ट्रांजैक्शंस है वो आ जाती हैं। अब करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कि आप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए फ्रीली डोमेस्टिक करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हो फॉरेन करेंसी में, और ये फ्रीडम आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन बी का आंसर यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा। अगला सवाल, व्हाट डज द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इंक्लूड? तो करंट अकाउंट में क्या आएगा? ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू फाइनेंशियल एसेट्स ये नहीं आएंगी। ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद इनकम और पेमेंट फ्लोज अकरिंग विद इन द करंट ईयर, तो आपकी वो सारी पेमेंट्स और इनकम्स आ जाएंगी जिसमें आपका विद इन द ईयर आपका सेटलमेंट हो रहा है, कोई लॉन्ग रन में एसेट्स लायबिलिटीज क्रिएट नहीं हो रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एक्विजिशन ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, तो ऐसा नहीं है। कैपिटल ट्रांजैक्शंस भी नहीं आएंगी। तो आंसर हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर बी का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें आपकी जो रोजमर्रा की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, पेमेंट्स है जिनका सेटलमेंट भी जल्दी हो जाएगा, वो सब चीजें आ जाएंगी। अगला सवाल है, द गोल्डन बुक ऑफ मैनेजमेंट वाज रिटन बाय? तो कौन सी किताब किसने लिखी? इंपॉर्टेंट रहता है स्टेट एग्जाम्स के लिए, और ये जो गोल्डन बुक ऑफ मैनेजमेंट है ये लिंडॉल ओरविक ने लिखी है, और इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन के अंदर आपका डीकोडिंग होता है, रिसीवर होता है, चैनल होता है, ग्रेप वाइन नहीं होता जी। ये कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं है, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को डिनोट करता है। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अभी यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट? तो अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो आपको बताने की कौन से एक्सेप्शन है यहाँ पर। और यहाँ पे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन के ना मल्टीपल आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे, ये क्वेश्चन अल्टीमेटली डिलीट ही हो गया था। और यहाँ पे अगर आपका नेचुरल लव और अफेक्शन वाला एग्रीमेंट है जिसको आपने राइटिंग में लिया, रजिस्टर करवा लिया, टाइम बाद डेट देने का प्रॉमिस है, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के लिए कंपनसेट करने का प्रॉमिस है, तो ये सारे कहीं ना कहीं आपके कवर हो जाते हैं, और इसे एक से ज्यादा आंसर होते हैं, इसीलिए कोई आंसर यहाँ पे इसका नहीं दिया गया है। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज इररिवोकेबल?
इनमें से कौन सी एजेंसी आपकी इरिवोकेबल होती है, यानी कि आप इसे रिवोक नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते? एजेंसी फॉर पर्टिकुलर वर्क, एजेंसी बाय नेसेसिटी, एजेंसी फॉर अ सर्टेन फिक्स्ड पीरियड, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। अब देखो, जहां पे एजेंट का पर्सनल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हो जाए एजेंसी के अंदर, ऐसी एजेंसी जो हमारी है वो यहाँ पे इरिवोकेबल हो जाएगी। उसको आप रिवोक नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, बाकियों को कर सकते हो। इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। अगला सवाल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट रहता है? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस हमारे पास ना कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पे आपकी पेमेंट होती है अगर कोई फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट अकर कर जाती है या फिर नहीं करती है। अगला सवाल, करंट रेशियो 2.2:1, लिक्विडिटी रेशियो 1.5:1, नेट वर्किंग कैपिटल इज 36,000, अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स आपको यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पे देखो, लिक्विडिटी रेशियो की तो जरूरत नहीं थी। चलिए, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज आपको 36,000 की दे रखी है, और करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 2.2 बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम करंट एसेट्स की जगह 2.2 करंट लायबिलिटीज लिख लेते हैं, और हम इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इससे करंट लायबिलिटीज की वैल्यू तो निकल कर आ जाएगी। करंट लायबिलिटीज की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल कर आएगी, ये 30,000 की निकल कर आ जाएगी। करंट एसेट्स इससे 36,000 ज्यादा हैं, तो ये 66,000 के बन जाएंगे। चलिए, अगला सवाल है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट अराइजेस व्हेन आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर प्रोसेस एट विच प्राइस? कई बार क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट ना मल्टीपल प्रोसेसेस से गुजर रहा होता है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। अब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब सामान जाएगा ना, हम इस सामान को कॉस्ट पे ट्रांसफर नहीं करते, हम प्रॉफिट जोड़ के ट्रांसफर करते हैं। हर एक प्रोसेस की वायबिलिटी को इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं, और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट तभी अराइज होंगे अगर आप कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्राइस पे यहाँ पे अपने ट्रांसफर्स को कर रहे हो, तभी तो प्रॉफिट आएगा इंटर प्रोसेस वाला। आंसर ऑप्शन नंबर ए का यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन? देखो, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास रहती है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये बेसिक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे रहती है। और वैसे तो देखो, बी और सी वाली भी मुझे तो सही लग रही है, बट आंसर ऑफिशियल की में ऑप्शन नंबर ए का दिया। मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन डी भी हो सकता था। चलिए, अगला सवाल हमारे पास है जी, रियलाइजेशन अकाउंट इज, रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके का अकाउंट है? देखो, रियलाइजेशन अकाउंट में आपके एसेट्स लायबिलिटीज चले जाते हैं, और अल्टीमेटली आप प्रॉफिट और लॉस को कंप्यूट करते हो। तो प्रॉफिट लॉस वाले जितने भी खाते होते हैं ना, वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो ये भी एक नॉमिनल अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स, डिबेंचर, एक्रूड इंटरेस्ट, प्रीपेड रेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट। आपको बताना है विच ऑफ देम आर करंट लायबिलिटीज। तो देखो, डिबेंचर तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, एक्रूड इंटरेस्ट और प्रीपेड रेंट हमारे बेसिकली एसेट्स में आएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट ही हमारा करंट लायबिलिटी यहाँ पे बचता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी का होना चाहिए। अगला सवाल, मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हुज स्टेटमेंट इज दिस? ये स्टेटमेंट किसने दी थी, आपको बताना है जी। तो सीधा सीधा सवाल है, मार्केटिंग के डेफिनेशन आपसे पूछ रहे हैं। ये डेफिनेशन आपकी जुड़ी है पॉल मेयर से, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी का यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ द मार्केटिंग एनवायरनमेंट? तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट में कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर है? तो यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी फैक्टर, देखो टेक्नोलॉजी फैक्टर इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है। प्रोडक्ट की नेचर, पोजीशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, ऑल ऑफ द अबव, ये तो नहीं बनेंगे। टेक्नोलॉजी हमारा एक्सटर्नल फैक्टर बनेगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा। अगला सवाल, द अप्रोच टू मार्केटिंग फ्रॉम द मैनेजरियल साइड इज रेफर्ड टू एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ये मार्केटिंग का डेफिनेशन किसने दिया, ये आपसे पूछा जा रहा है जी। तो ये वाला डेफिनेशन आपको दिया फेल्प्स एंड वेस्टिंग ने, और करेक्ट आंसर ऑप्शन ए का यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल, हु यूज्ड द वर्ड मार्केटिंग मिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर? तो मार्केटिंग मिक्स जो पहले इस्तेमाल किया वो प्रोफेसर नील बॉर्डन ने किया, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। चलिए, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग? इनमें से मार्केटिंग प्लानिंग का कौन सा टाइप नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, या फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग? अब देखो, मार्केटिंग प्लानिंग में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आ सकती हैं, बट आंसर ऑफिशियल की में ऑप्शन नंबर बी का आई थिंक दिया हुआ है। मेरे को इस सवाल में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी लग रही है, तो मैं इसका आंसर यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। अगला सवाल, डैश इज नॉट एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो रिक्रूटमेंट के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सोर्सेज हो जाते हैं। जॉब रोटेशन, प्रमोशन, ट्रांसफर, ये आपके इंटरनल सोर्स हैं।
बाहर से किसी पर्सन को लाकर प्लेस कर रहे हैं, प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो ये आपका एक एक्सटर्नल सोर्स यहाँ पे बनेगा और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे होगा। अगला सवाल, इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस ट्रेनिंग फॉर ग्लोबल एम्प्लॉइज इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ स्किल्स। तो इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस ट्रेनिंग में कौन से स्किल्स आएंगे बताइए? कॉग्निटिव, बिहेवियरल, इमोशनल या फिर सारे? सर सारे ही आ जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव का आंसर यहाँ पे हमारा बन जाएगा। मैन पावर प्लानिंग डज नॉट इन्वॉल्व। तो जब मैन पावर प्लानिंग करते हो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हो, उसमें क्या नहीं आएगा? कोर्स ऑफ एक्शन इन द एरिया ऑफ मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर फोरकास्ट, एनालिसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर, इंट्यूटिव जजमेंट। देखो इंट्यूटिव जजमेंट नहीं आएगी। इंट्यूटिव जजमेंट तो थोड़ा सा हो गया, इंट्यूशन के अकॉर्डिंग हाँ जज कर लिया, तो ऐसा नहीं होता। आप प्रॉपर तरीके से फोरकास्टिंग करते हो। आंसर ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल, डैश मींस परसीव्ड फेयरनेस बिटवीन व्हाट अ पर्सन डज एंड व्हाट द पर्सन रिसीव्स। तो आपने जो काम किया और आपको जो उसके बदले मिला, उसके बीच में फेयरनेस होनी चाहिए। तो ये फेयरनेस किस में आएगी? प्रोसीजरल जस्टिस, इक्विटी, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या फिर इंटरनल वैलिडिटी? देखो डिस्ट्रीब्यूशन की बात यहाँ पे हो रही है कि आपको क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या मिल रहा है, आपके जो आउटकम्स आपको मिल रहे हैं क्या वो फेयर है या फिर नहीं है। और ये चीज कहीं ना डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से जुड़ी होती है और इसीलिए आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। अगला सवाल है, डिसीजंस अबाउट एम्प्लॉय कंपनसेशन मस्ट ऑलवेज कंसीडर। अब देखो ये सवाल ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट सेंस में बात कर रहा है कि एम्प्लॉय कंपनसेशन के अंदर मस्ट ऑलवेज कौन सी चीज हमेशा हमेशा आनी चाहिए, किसको आपको हमेशा हमेशा देखना पड़ेगा? मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे, टीम रिवॉर्ड्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव? अगर थोड़ा सा लिबरल पर्सपेक्टिव से पढ़ते हो तो आंसर ऑप्शन डी लगता है, बट इन्होंने आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी का। तो इनका कहना है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे आपको हमेशा हमेशा कंसीडर करनी चाहिए। ये मस्ट ऑलवेज की वजह से मुझे लगता है इन्होंने आंसर ऑप्शन नंबर बी का यहाँ पे दिया है, बट फिर भी सवाल कोई ज्यादा बेहतर तरीके से फ्रेम नहीं हुआ ऐसा मुझे फील होता है। आपको क्या लगता है, आप मुझे जरूर बताइएगा। अगला सवाल है जी, Raj Limited has issued 1200 equity shares of rupees 100 fully paid up. Market price इस शेयर का चल रहा है 170. The company has paid a dividend of rupees 12 per share. Find out the cost of capital. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको निकालनी है। डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस आप यहाँ पे कर सकते हो, ग्रोथ रेट कोई आपको दिया नहीं है, सीधा सीधा इसी को आप कर लीजिए और परसेंटेज में निकाल लीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों तो आंसर आपका कितना निकल कर आएगा जी? ये आपका लगभग 7.05% निकल कर आएगा। आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे होगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और ये वाला जो हमारा सवाल है ये आपसे पूछ रहा है कि कंबाइंड लीवरेज आपको यहाँ पे निकालनी है। कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो क्या रहता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे रहेगा। फिक्स्ड कॉस्ट आपको 40,000 दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट 1,40,000 है, सेल्स 2 लाख है, 10% इंटरेस्ट दे रखा है लोन के ऊपर, जो 1 लाख का लोन है। तो कंट्रीब्यूशन तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो गई, 2 लाख माइनस 1,40,000, 60,000 हो गया। अब ईबीटीबी निकालना है आपको, तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे, 60,000 में से 40,000 घटाओगे, 20,000 आएगा। 20,000 में से आपको ये इंटरेस्ट भी घटाना पड़ेगा, 10% इंटरेस्ट 1 लाख के लोन पे, यानी 10,000 ही हो गया। तो 10,000 भी घटा दिया तो ये 10,000 आपका ईबीटी निकल कर आ गया। इसे सॉल्व करोगे 6 आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। ऑप्शन सी का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर एंड गॉर्डन्स थ्योरी, डिविडेंड डिसीजन फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। जो हमारा डिविडेंड डिसीजन रहता है दैट इज रेलेवेंट अकॉर्डिंग टू वॉल्टर एंड गॉर्डन। एमएम कहते हैं इररेलेवेंट है, बट गॉर्डन वॉल्टर के अकॉर्डिंग तो रेलेवेंट है। इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो हमारी जो एनएसई है उसे कब एस्टेब्लिश किया गया था, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है जी। तो एनएसई हमारी 1992 में बनी थी। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए का प्यारे दोस्तों यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल, क्रेडिट रेटिंग इज अफेक्टेड बाय अनपेड डेट एंड इट्स नेचर, अवेलेबल सिक्योरिटी एसेट्स, स्टेबिलिटी ऑफ द कैश फ्लो या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगी और इसीलिए आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा। अगला सवाल है जी, एमआरटीपी एक्ट 1969 was repealed and replaced by a new act. What was the name of the new act and its notification date among the following? तो देखो जी, नया एक्ट तो कंपटीशन एक्ट 2002 था और इसकी जो नोटिफिकेशन की डेट थी वो थी 28 अगस्त 2009 की।
और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी का। चलिए अगला सवाल है, एन इंपॉर्टेंट फैक्टर कोजिंग ग्लोबलाइजेशन इज। तो ग्लोबलाइजेशन के लिए कौन सा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है? मोर इनकम, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, अर्बनाइजेशन या फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो इन सब में से जो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे हमारे पास बनेगा वो बनेगा जी टेक्नोलॉजी का। आपकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक की ड्राइवर है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है जी, इकोनॉमिक प्लानिंग कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक प्लानिंग कौन सी लिस्ट में आता है वो आपसे पूछा जा रहा है। कॉन्करेंट लिस्ट, 10th शेड्यूल, 3rd शेड्यूल, कॉन्करेंट लिस्ट 2 ऑफ द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है ना, वो तीन लिस्ट की बात करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब केंद्र सरकार इस पे कानून बनाएगी, स्टेट मतलब स्टेट बनाएगी, कॉन्करेंट मतलब दोनों के दायरे में ये चीज आ जाती है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग दोनों के दायरे में आती है, इसलिए कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर यहाँ पे इसे इंक्लूड किया गया है 7th शेड्यूल के अंदर। आंसर ऑप्शन नंबर ए का यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस एनवायरनमेंट? कॉम्प्लेक्सिटी, एम्प्लॉइज, रिलेटिविटी, अनसर्टेनिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेटिविटी, अनसर्टेनिटी तो डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एम्प्लॉइज इसका कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं बनता। आंसर ऑप्शन नंबर बी का यहाँ पे सीधा सीधा बन जाएगा। एम्प्लॉइज बेसिकली आपका एक इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाएंगे बट कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते। Okay, अगला सवाल है जी, द बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। Micro environment is related to a small area or immediate periphery of the organization, while macro environment has broader dimension. अब देखो, जो ये लाइंस लिखी हुई है ना, उसके बेसिस पे ही आपको आंसर देना है। अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट रिलेटेड टू मैक्रो एनवायरमेंट डायमेंशन, अपनी प्रायर नॉलेज को मत अप्लाई करना, बस ऊपर दिए हुए इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही आंसर करना। पॉलिटिकल, कंज्यूमर, कल्चरल या फिर टेक्नोलॉजिकल। अब देखो, इनमें से कौन सा मैक्रो में नहीं आएगा, यानी कि किसको आप माइक्रो में इंक्लूड कर सकते हो, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन की इमीडिएट पेरिफेरी में होगा। तो कंज्यूमर इनमें से ऑर्गेनाइजेशन के ज्यादा करीब होगा, बाकी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के इतना करीब नहीं होंगी, और इसीलिए आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। चलिए अगला सवाल है, वट एवर अ मैनेजर डज ही डज इट थ्रू मेकिंग डिसीजंस, हु सेड दिस। तो ये स्टेटमेंट आपकी किसने दी थी कि जो भी मैनेजर करता है वो डिसीजंस लेके करता है? तो ये वाली जो आपकी स्टेटमेंट है प्यारे दोस्तों, ये पीटर एफ ड्रकर ने दी थी। उन्होंने बताया था कि मैनेजर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है डिसीजन लेना, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे अपने पास ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। अगला सवाल, विच थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन originated from the findings of the famous Hawthorne experiment। तो हमारी जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे कौन सी थ्योरी उससे जुड़ी हुई है आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारे पास जो ह्यूमन रिलेशन वाली थ्योरी होती है, न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जिसे बोला जाता है, वो यहाँ पे इससे जुड़ी हुई है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी का बन जाएगा। अगला सवाल है, मैच द फॉलोइंग का लिस्ट वन लिस्ट टू में कुछ थ्योरीज दे रखी हैं, आपको मैच करना है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। तो नीड हायरार्की थ्योरी हमारे को अब्राहम मैस्लो ने दी है, ए आपका 4 से मैच होगा। टू फैक्टर थ्योरी फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने दी है, बी आपका 3 से मैच होगा, और इसी से ऑप्शन ए का आंसर तो हमारा ऑलरेडी बन ही गया। एक्स और वाई थ्योरी मैग्रेगर थ्योरी, जेड आपका विलियम आउची। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, विच थ्योरी स्टेट्स दिस। तो कौन सी थ्योरी आपको कहती है कि भैया लीडर जो है ना, वो पैदा ही होते हैं, आप बना नहीं सकते उनको। तो ऐसा आपको कहती है ग्रेट मैन थ्योरी। कहती है कि लीडरशिप क्वालिटीज आर इनहेरेंट एंड ग्रेट लीडर्स आर बोर्न विद द नेसेसरी एट्रीब्यूट्स। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कंट्रोल। तो कंट्रोलिंग में कौन सा नहीं आएगा? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, और कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। देखो, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना आपका प्लानिंग का पार्ट होगा, ना कि आपका कंट्रोलिंग का, और इसीलिए ये यहाँ पे नहीं आएगा। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेबी आर। तो सेबी को क्यों फॉर्म किया गया, क्या उसका ऑब्जेक्टिव था? इन्वेस्टर इंटरेस्ट प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्लियरली ये सारे सेबी के ऑब्जेक्टिव्स है, और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे बन जाएगा।
चलिए अगला सवाल, नॉट इंक्लूडेड अंडर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, इशू ऑफ करेंसी, बैंकर ऑफ द बैंक, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑन इंटरेस्ट, ये आरबीआई का काम नहीं है, ये तो कमर्शियल बैंक्स करेंगे। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ बैंक इज, तो बैंक का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? लीगल एडवाइस, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ द क्रेडिट या क्रिएशन ऑफ कोऑपरेटिव स्पिरिट। देखो जी, क्रेडिट क्रिएशन एक बैंक का सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जो बैंक आपका लोन वगैरह देता है वो इसके अंदर आ जाते हैं। ऑप्शन सी का आंसर यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई, इसे कब एस्टेब्लिश किया गया था? इसे जनाब 1 जुलाई 1964 को सेटअप किया गया था, और इसीलिए आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। अगला सवाल, आईसीआईसीआई को मर्ज कर दिया आईसीआईसीआई बैंक के साथ, कौन से साल में ये आपका मर्जर हुआ था? ये वाला जो मर्जर है ना, ये 2002 के अंदर हुआ था, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। चलिए अगला सवाल, एम्प्लॉय हेल्थ इज प्रमोटेड बाय एम्प्लॉयर्स एट सेवरल लेवल्स टू इंप्रूव। तो यहाँ पे बोला गया कि एम्प्लॉय की हेल्थ को प्रमोट करते हैं एम्प्लॉयर्स अलग अलग लेवल्स पे। क्यों प्रमोट करते हैं, क्या मकसद है? ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, या फिर ए एंड बी। अब देखो, ए एंड बी दोनों मकसद हो सकते हैं यहाँ पे, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बन जाएगा। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, डैश इज आर कंसर्न्ड विद डेवलपिंग अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स इन लाइन विद द ह्यूमन रिसोर्स प्लान। तो हम एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स को यहाँ पे डेवलप करते हैं, और ये हमारा जो कौन सा स्टेप है बेसिकली पूछा जा रहा है, तो ये रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट के अंदर यहाँ पे एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स डेवलप किया जाता है, जिसमें से फाइनली आपका सिलेक्शन जो है वो किया जाएगा। अगला सवाल, हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन इज नॉट द बेसिस ऑफ हायर प्रोडक्शन, लो कॉस्ट, हायर प्रॉफिट, हायर कंपनसेशन। देखो, हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन आप करेंगे तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपकी प्रोडक्शन बढ़िया रहेगी, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट भी आपके बढ़ जाएंगे। हायर कंपनसेशन जो है ये यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है इसके साथ, और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे बनेगा। हम तो कॉस्ट को कम करने की बात कर रहे हैं, और डी वाला तो बढ़ाने की बात कर रहा है। चलिए अगला सवाल, अंडर फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज आर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर? विक्टिमाइजेशन, एक्ट ऑफ फोर्स और वायलेंस, अबॉलिश द वर्क ऑफ अ रेगुलर नेचर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो प्यारे दोस्तों, एम्प्लॉयर जो है अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या क्या कर सकता है? विक्टिमाइज करे अपने वर्कर्स को, वायलेंस करे उनके साथ, या फिर उनका काम को अबॉलिश कर दे। तो ये सारे कहीं ना कहीं आपके अनफेयर प्रैक्टिसेस बनेंगे। आंसर ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे होगा। अगला सवाल है जी, द एक्ट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन। तो डेंजरस मशीन्स के ऊपर यंग लोगों को नहीं लगाना, ऐसा प्रोहिबिशन आपके दिया हुआ है जी फैक्ट्री एक्ट के अंदर, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन, जिसमें हमने एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का जो प्रीवियस ईयर पेपर है पूरा का पूरा आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के सवाल इस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियोस के लिए स्टडी क्लासेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में एक और वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।